हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सीटेट 2021 का एग्ज़ाम आपका 31 जनवरी को होने वाला है और इसको लेकर अंतिम समय की तैयारी के लिए आज आप सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी दिन से आप लोग एनसीईआरटी नोट्स और सीटेट तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स की पूरी पीडीएफ लेकर आए हैं। आज हम लोग इसी से पूरी तैयारी करेंगे और यदि आप लोग पूरी क्लास में एंड तक बने रहे, अधिक से अधिक शेयर कर दिया, निश्चित मानिए एनसीईआरटी से रिलेटेड ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, निश्चित तौर पर यहीं से पूरे क्वेश्चन बनेंगे। पूरा सिलेक्टेड कंप्लीट नोट्स आपका एनसीईआरटी का तैयार किया गया है। तो आप लोग अच्छे से क्लास में एंड तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा, क्योंकि इस बार आपको सीटेट का एग्जाम हर हाल में क्लियर करना है। 31 जनवरी को एग्जाम है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है अंतिम रिवीजन के लिए। तो आपका एक एक करके सभी सब्जेक्ट का पेडागोजी का अंतिम रिवीजन कराया जाएगा। आप लोग डेली क्लासेस को देखिए, पूरी अपनी तैयारी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे मोबाइल ऐप सफलता मंत्र से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया। कंप्लीट सीटेट की लास्ट टाइम रिवीजन की पीडीएफ्स भी वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाथियों के एक समूह में 10 से 12 हाथी होते हैं जिनका नेतृत्व सबसे वरिष्ठ हथिनी करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये है कि हथिनी नेतृत्व करती है समूह का। अगला पॉइंट है, अर्थात हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। यानी कि जो झुंड होता है 10 से 12 हाथियों का, उसमें सिर्फ हथनियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। हाथी झुंड के साथ में नहीं रहते हैं। और सबसे बुजुर्ग की नेता होती है। जैसे ही बच्चे 14-15 साल के होते हैं, झुंड छोड़कर अकेले रहने लगते हैं। तो दोस्तों, झुंड को छोड़ देते हैं कब? जब बच्चे 14-15 साल को कंप्लीट कर लेते हैं और वो अपने अलग झुंड में, अपने अलग समूह में रहने लगते हैं। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम यानी कि 2 क्विंटल होता है। 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है, यानी कि 200 किलोग्राम में 2 क्विंटल हो गया। ये आपके 3 महीने के हाथी का वजन होता है। बहुत ही ताकतवर, भारी भरकम शरीर का होता है। अगला क्वेश्चन, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा लेता है। एक जो विशालकाय हाथी होता है वो 100 किलोग्राम से ज़्यादा के पत्ते खा लेता है। मुख्यतः आपका हाथी जो होता है शाकाहारी जीव होता है और पत्तों और फलों पर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। अगला क्वेश्चन है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं। एक दिन में ही सोते हैं। ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपके सामने है। दोस्तों, क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। कम से कम समय में आपके ईवीएस एनसीईआरटी के नोट्स कवर करा रहे हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है। अगला क्वेश्चन, हाथी की कीचड़ से और पानी से खेलना पसंद है, क्योंकि इससे उसके शरीर है। कीचड़ में और पानी में आपने देखा होगा हाथी बहुत देर तक खेलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करते हैं। कान क्या पंखे का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, वल्लम या फिर फेरी क्या होता है? तो केरल में प्रचलित मलयालम भाषा का शब्द है जिसका अर्थ नाव होता है। नाव आपने देखी होगी। इसी को हम मलयालम भाषा में केरल के क्षेत्र में वल्लम या फिर फेरी के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग पानी तट को पार करने के लिए किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से इसका प्रयोग नाव के रूप में ही किया जाता है। जैसे हम लोग नाव बोलते हैं, उसी को ये लोग बल्लम या फिर फेरी बोलते हैं, जो कि नदी में तट पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, जुगाड़ गाड़ी। आप लोगों ने काफ़ी बार नाम सुना होगा। तो आगे से मोटर बाइक की तरह और पीछे से लकड़ी के पटरों से निर्मित एक छोटे ट्रक आकार वाली फटफट करती हुई गाड़ी होती है, जिसका मुख्य रूप से काम जो होता है वो वजन ढोना होता है। वजन को ढोना मुख्यतः जैसे हम लोग रिक्शा वगैरह देखते हैं, उसी प्रकार का इसका भी कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, ताजी और जमी हुई बर्फ में अंतर। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। ताजी बर्फ कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। कलर भी उसका बहुत ही ज़्यादा वाइट होता है, बिल्कुल रुई की तरीके होती है और ये पैर इसमें धंस जाते हैं। जबकि जमी हुई बर्फ़ कैसी होती? पैर फिसलते हैं और बहुत ही ज़्यादा कड़क यानी कि हार्ड हो जाती है। ताज़ी बर्फ़ जल्दी पिघलती नहीं, वो वैसी ही सॉफ्ट बनी रहती है और गायब हो जाती है। और जो ये बर्फ़ होती है जमी हुई, ये पिघलने लगती है बहुत ही जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10,
पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। इन्हीं छेदों की सहायता से पक्षी सुनते हैं। यानी कि इनके वाह्य कान नहीं होते हैं, और जिनके वाह्य कान नहीं होते, हमने आपको बताया था वो कैसे होते हैं, वे स्तनधारी नहीं होते हैं। जिनके वाह्य कान नहीं होते हैं, जिनके वाह्य कान होते हैं वे स्तनधारी जीव जंतु होते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा चमगादड़ जो एकमात्र पक्षी है जो कि स्तनधारी की श्रेणी में आता है, उसके वाह्य कान होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जिनके कान बाहर होते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो ये इधर वाले जो आपके दिए गए सब कैसे हैं, ये सब आपके स्तनधारी के अंतर्गत आ जाते हैं। सुअर, ऊंट, चूहा, लोमड़ी, बिल्ली, भैंस, गाय, ये सब आपके स्तनधारी होते हैं। मनुष्य भी इसी श्रेणी में आता है क्योंकि इन सभी के वाह्य कान होते हैं, और जिनके कान की जगह पर छिद्र होते हैं उसमें आपके मेढक, मुर्गी, बतख, कौवा, चिड़िया, मोर, छिपकली सभी आ जाते हैं। आपके रेप्टाइल्स आ जाते हैं और आपके पक्षी आ जाते हैं। सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं जो कि अंडे देते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, वे जीव जिनकी खाल पर बाल होते हैं उन्हें क्या कह वे किसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों खाल पर बाल जिनके होते हैं, चूहा हो गया, बंदर हो गया, और जिनके बाल पर खाल नहीं होती है वो आपके मेढक हो गए, मोर हो गए, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये भी आपके अंडे वाले हो गए, इधर आपके ये बच्चे देने वाले हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बच्चे देने वाले और अंडे देने वाले आपके सामने दिए गए। चूहा, ऊंट, लोमड़ी बच्चे देने वाले, मेढक, मुर्गी, मगरमच्छ ये सभी अंडे देने वाले होते हैं। चाहे जितना विशालकाय पक्षी या पशु हो, यदि उसके वाह्य कान नहीं है तो मोस्टली वो अंडे देने वाला ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले पर। बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, भैंस की पीठ पर उपस्थित परजीवी कीटों को खाने के लिए बगुला हो गया, कौवा हो गया, ये इन जानवरों की पीठ पर बैठते हैं, और ये जानवर इनको अपनी पीठ से हैं क्योंकि ये उनके सहायक जानवर के रूप में जाने जाते हैं। अगला, खेजड़ली गांव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों कई बार, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। तो इसका आपका देखिए जल्दी से सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। खेजड़ली गांव जो है ये कहाँ पर है, राजस्थान के जोधपुर के पास में एक गाँव है जहाँ के लोगों को विश्नोई कहा जाता है, क्योंकि अपने द्वारा लगाए गए पौधों को बचाने के लिए यहाँ के लोगों ने, ममता नामक महिला के नेतृत्व में लगभग 300 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। खेजड़ली गांव के लोग हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्नोई समाज से लोग बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष। तो खेजड़ी वृक्ष आपका राजस्थान का मुख्य वृक्ष है, और ये आपका राजस्थानी इलाकों में पाया जाने वाला वृक्ष होता है जिसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छाल दवा और फलियां सब्जी बनाने के काम में आती हैं। छाल जो होती है उससे दवा बनती है, और फलियों से सब्जियां बनती हैं। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी मुख्य रूप से आपका राजस्थान में मिलता है, हल्के कांटे वाला वृक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 इंपॉर्टेंट है। यह आपका अधिनियम जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 1 से लेकर के 8वीं तक की निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है। 2009 में आपका यह अधिनियम बना था। राइट टू एजुकेशन अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया था आपका, और ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के एग्जाम के लिए, तो सभी लोग जरूर याद करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मधुमक्खी पालन के लिए लाभदायक वृक्ष कौन सा है। तो ये लीची का वृक्ष जो होता है ये मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मधुमक्खियों के अंडे देने का समय व मधुमक्खी पालन शुरू करने का समय क्या होता है। तो दोस्तों जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो आपको हम बता रहे हैं, और यही आपको याद रखना है। अक्टूबर दिसंबर तक का जो समय होता है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का मुख्य समय आपका यही होता है। 1 महीना ऊपर नीचे अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप लोग आसानी से उस पर टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक सामग्री। तो आपको बॉक्स चाहिए होता है, सबसे बड़ी बात इसमें आपका इस प्रकार का बॉक्स होता है, ऊपर मधुमक्खियां होती हैं, शहद नीचे एकत्रित होता रहता है। मीठा घोल चाहिए होता है जो बीच में कार्य करता है, जो भोजन के रूप में मधुमक्खियों का कार्य करता है। इसके अलावा दवाइयाँ चाहिए होती हैं ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी से मधुमक्खियों को बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन, लीची के फूल जो है फरवरी में खिलते हैं, और एक फूल में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 12 किलो शहद एक लीची में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। कुछ नर मक्खी भी होती हैं, और बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जिन्हें हम
कहते हैं। और एक सिर्फ कैसी होती है, एक रानी मक्खी होती है, उसका कार्य सिर्फ अंडे देना होता है और वो उसमें अंडे देती रहती, जो बॉक्स लेकर आती। और बाकी श्रमिक मक्खियां जो होती हैं वो पूरा कार्य करती हैं, शहद का पूरा कार्य इन्हीं के जिम्मे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी श्रमिक मक्खी की को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करके दूसरी मधुमक्खियों को बुलाती है। ये सभी क्षेत्रों में फैल जाती हैं और जहाँ इनको रस मिलता है फिर ये एक विशेष प्रकार का नृत्य करके अपनी साथी मक्खियों को बुलाती है। अगला, मधुमक्खियों का भोजन क्या होता है, शहद होता है। अब चूंकि इतनी अधिक मात्रा में होता है तो वो उससे पूरा समाप्त नहीं कर सकती, इसकी वजह से वो हमारे यूज में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी की तरह चींटी, दीमक, ततैया भी मिलजुल कर रहने वाली सामाजिक प्राणी है। ये आपने देखा होगा, बड़े बड़े झुंडों में रहती हैं और बहुत ही कम समय में बड़े से बड़े कोई किसी प्रकार का कोई भी बड़ा से बड़ा खाना हो या कुछ भी हो उसे तुरंत साफ कर देती हैं। दीमक आपने देखा होगा, बड़ी से बड़ी लकड़ी, बड़े से बड़े मकानों को भी चट कर जाती हैं। अगला क्वेश्चन, चींटी के 8 पैर और आंखें संयुक्त चारों ओर देखने वाली होती हैं। चींटी जो होती है चारों तरफ देख सकती है संयुक्त रूप से 8 पैर और आंखों से। आगे, गांधी धाम कच्छ गुजरात में प्रचलित भोजन क्या क्या है, ये आपका पूरा एनसीईआरटी से रिलेटेड है, याद रखिएगा दोस्तों। तो गुजरात का आपको वैसे भी पता होगा, ढोकला हो गया, चटनी हो गई, नींबू वाले चावल, मिठाई और आपकी फाफड़ा, ये सभी चीजें आपके गुजरात में प्रचलित भोजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वलसाड यानी कि कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है। वहाँ का भोजन आपका है बट्टा बड़ा, इसका पूरी साग और ठंडा दूध, ये आपका मुख्य रूप से वहाँ पर प्रयोग किया जाता है भोजन के रूप में, प्रचलित रूप पर। उदीपी केरल, यहाँ पर क्या आपका इडली, बड़ा छोटा बड़े छोटे केले व नारियल के भोजन और इसके अलावा चावल की खेती, ये आपका उदीपी जो कि केरल में स्थान है वहाँ के प्रसिद्ध भोजन है। अगला क्वेश्चन है, परिधान के रूप में सफ़ेद या क्रीम कलर की धोती या साड़ी पहनी जाती है। अगला, गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। गोवा से जो केरल का रास्ता है उसमें 92 सुरंग हैं और 2000 के आसपास पुल पड़ते हैं। अगला आपका मलयालम भाषा के कुछ शब्द हैं। वलियम्मा दिया गया है, ये मौसी को कहा जाता है, माँ की बड़ी बहन मौसी जो होती है उसे वलियम्मा कहा जाता है। इसके अलावा अम्मू माँ कहा जाता है नानी को, माँ की माँ को कहा जाता है अम्मू माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 33 नंबर क्वेश्चन पर। किसी रेल टिकट से क्या क्या पता लगाया जा सकता है। रेल की टिकट से आपको क्या क्या पता लगता है, ट्रेन का नाम पता लगता है, नंबर पता लगता है, किराया पता लगता है, यात्रा प्रारंभ और समाप्त होने वाले स्थान का और तारीख पता होती है और इनके कोड में नाम भी दिए रहते हैं। इसके अलावा वर्थ नंबर क्या है आपकी, डिब्बे के नंबर और दूरी, ये सब कुछ जानकारी आपको रेल के टिकट पर, रिजर्वेशन टिकट पर देखने को मिलती हैं। एक नंबर आपका यहाँ से भी 100% पक्का होगा। तो जरूर आपका देखिए, सीटेट का पेपर आपका ऐसा सिलेक्टेड टॉपिक होता है कि निश्चित तौर पर आपको हमेशा क्वेश्चंस वहीं से मिलते हैं। तो आप लोग एक एक पॉइंट को याद करते रहेंगे, निश्चित आपके अंक बिल्कुल ऐसे हैं जो जरूर आपको 1-2 अंक दिलाकर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला, ये कहाँ की है आपकी, बिहार में मधुबनी नामक जिले में त्योहार और खुशी के मौक़ों पर घर की दीवारों और आंगन में पिसे हुए चावल के घोल से रंग मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों आदि के चित्र बनाए जाते हैं तथा रंग बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि रंग कैसे होते हैं, चावल को पीस कर उनमें रंग मिला करके, रंग भी कैसा आपका हल्दी हो गई, नील हो गई, यानी कि कोई भी हानिकारक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता। अपने हाथ से ही ये लोग यहाँ पर सुंदर चित्रकलाएं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के मिश्रण को दादी माँ के नुस्खे के अनुसार क्या करते हैं, लाभ क्या होता है इससे, सर्दियों में त्वचा नहीं फटती है। गुलाब जल को ग्लिसरीन और नींबू के मिश्रण के साथ मिला करके यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने भी, काफ़ी लोगों ने यूज़ की सर्दियों में फटती है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, नीम और कीकर की पत्तियों के मिश्रण का लेप दादी माँ के नुस्खे के अनुसार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, नीम और कीकर के पत्ते को मिलाकर उसका मिश्रण लगाने से दीमक नहीं लगती है लकड़ी में। अगला क्वेश्चन, दूसरों से टॉयलेट साफ करवाने के बारे में संविधान में क्या निर्देश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के खिलाफ यह कार्य
कराना दंडनीय अपराध है, नहीं कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध या गंदे पानी को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका होता है पानी को उबालकर शुद्ध किया जा सकता है। कैसे? पानी को एक टेम्परेचर तक ले जाकर खौलाकर उबालकर उसमें जो भी अशुद्धियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक के खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए खूंटी और कूनिंगे का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बैल खींचते हैं, यानी कि एक प्रकार से हल का प्रयोग किया जाता है। और ये इन्हें उत्तर भारत में क्या कहते हैं? तो खूंटी को कुदाल या खुरपी कहते हैं और कुरीगे को हल कहते हैं। तो आपने देखा होगा पहले बैल के माध्यम से खेत जोते जाते थे, उससे खेत कैसे रहते थे? साफ सुथरे रहते थे और किसी प्रकार से उनमें जो फसल होती थी काफ़ी अच्छी होती थी। तो कर्नाटक में भी इसी प्रकार के बैल हलों का प्रयोग किया जाता है और खुरपी या कुदाल का प्रयोग किया जाता है खेतों को नरम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्याज की फसल बोने के लगभग कितने दिनों बाद पौधे निकलते हैं? तो पौधे आपके 15 से 20 दिन बाद निकलते हैं। यह आपकी प्याज की फसल के बारे में बात है। अगला क्वेश्चन, वीवर पक्षी अपना घोंसला जो होता है वो नर वीवर बनाता है। वीवर एक पक्षी है, इसका घोंसला कौन बनाता? नर वीवर पक्षी घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जल्दी से। पक्षी और उनके घोंसले। एक नंबर पर कौवा जो होता पेड़ की ऊंची पर अपना घोंसला बना, जो है ये मेहंदी के या फिर कैक्टस के कांटों में, मेहंदी के पेड़ पर बनाते हैं या फिर कैक्टस जो आपका नागफनी होता है इसके कांटों में अपना घोंसला बनाता है। इसके अलावा गौरैया आपके घरों में रहने वाली चिड़िया होती है, इसे घरेलू चिड़िया कहा जाता है। तो ये घर की अलमारियों में हो गई, और इसके अलावा अलमारियों के ऊपर जो आपके टाण होते हैं उनमें, या दीवारों के आले या गड्ढे में या आईने के पीछे अपने घोंसले बनाते हैं, या कहीं आपका जो कह सकते हैं लाइट वाला बॉक्स कहीं खाली रह जाता वहाँ पर अपने घोंसले बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, कबूतर। पुराने भवन या खंडहर में ये अपना घोंसला बनाते हैं कबूतर जो होते हैं। अगला आपका वसंत गौरी जो है ये पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। दर्जिन चिड़िया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नुकीली चोंच से पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती दर्जिन चिड़िया होती है। अगला शक्करखोरा, ये आपका छोटे पेड़ या फिर झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। अपने लटकते हुए घोंसले देखोगे, ये शक्करखोरा बनाता है अपना घोंसला, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांत, जानवरों के दांत जो होते हैं वो किस बारे में जानकारी देते हैं? तो गाय के जो दांत होते हैं, आगे के दांत छोटे होते हैं जो पत्तों को काटने के लिए, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, चौड़े भी होते हैं, ये चबाने का कार्य करते हैं ताकि जो भी खाया जाए पूरी तरह से चबा कर खाया जाए। अगला क्वेश्चन, मिट्टी बिल्ली। आगे के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। बिल्ली की प्रजाति में आपके तेंदुआ हो गया, बहुत से जानवर आते हैं जिनके सभी के दांत इसी आकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सांप जो होता है इसके नुकीले होते हैं, लेकिन वह शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल लेता है। सांप आपने देखेंगे वो विष जरूर अपने दांत से छोड़ता है या फिर दांत का प्रयोग करता है काटने के लिए, लेकिन कभी भी अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता है, काट कर नहीं खाता है, वो सीधे सीधे अपने शिकार को निगल लेता है। आपने देखा होगा अजगर वगैरह बड़े से बड़े जानवर को भी निगलने की ताकत रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गिलहरी। तो इसके दांत कैसे होते हैं? ये हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत खिंचते भी रहते हैं। आपने देखा होगा सबसे हार्ड हार्ड चीज़ें जो होती हैं गिलहरी खा लेती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ जो आपके सुतली वगैरह होती है उसको ये बिल्कुल महीन कर देती है, उसको बिल्कुल सॉफ्ट कर देती है, अपने घोंसले में इसका प्रयोग करती है। तो ये इसके दांत ही हैं, अपने दांतों से ही ये कमाल करती रहती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 44 नंबर, दूषित जल को पीने से सामान्य रूप से कौन सी बीमारी होती है? दस्त लग जाते हैं, हैजा हो जाता है, पेचिस हो जाता है, ये सभी आपके दूषित जल यानी कि गंदे पानी को पीने से होने वाली बीमारियां जो कि मुख्य रूप से आपके पेट को नुकसान पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन, दस्त या उल्टियां आते समय शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी पूर्ति के लिए शक्कर और नमक मिले हुए पानी को थोड़ी थोड़ी देर पर पीते रहना चाहिए। ORS घोल होता है, जीवन रक्षक घोल के रूप में इसको जाना जाता है। ये शरीर में डिहाइड्रेशन पानी की कमी होने पर नींबू हो गया आपका, शक्कर थोड़ी सी और नमक मिला करके घर पर बनाया जा सकता है, और गर्मी लगने पर या लू लगने पर भी इसका प्रयोग।
अगला क्वेश्चन है, हल्का भोजन जरूर लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे अर्थात शिशु को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। ये उसको संपूर्ण आहार, संतुलित आहार देने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि सीटेट के आपकी मैथ के पेडागोजी के 100 क्वेश्चंस तैयार कर लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स हैं और आपके अंतिम समय तक सीटेट पेडागोजी और जितना भी आपका सिलेबस है उसका पूरा रिवीजन एक साथ करा देंगे। अभी तक आपको सीटेट की क्लासेस नहीं दे रहे थे, लेकिन काफ़ी लोगों के कहने के बाद, सपोर्ट के बाद ये क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप हमारी मोबाइल ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर आपके लिए कुछ कोर्स ला रहे हैं सीटेट का, और यूपी टेट का पहले से भी कोर्स बना हुआ है। इसके अलावा सुपर टेट का कोर्स जल्द ही वहाँ पर लाने वाले हैं। तो आप लोग अभी पूरा फोकस सीटेट पर रखिए। इसके बाद आपको वहाँ पर सुपर टेट का भी एक नया कोर्स मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भीमा संघ, ये आपका कर्नाटक के होलगुडी गांव में बच्चों और बड़ों की सदस्यता वाली एक पंचायत है, जिसने पहाड़ी पर स्थित जर्जर टंकी में अपने प्रयास से जल भंडारण करके गांव की भूमि के जल स्तर को बढ़ाया और हरा भरा कर दिया। भीमा संघ ये आपके गांव के सदस्यों, गांव के लोगों का एक समूह है, गांव के सदस्यों का एक समूह है, जिन्होंने क्या किया था, कर्नाटक में होलगुड़ी गांव है वहां पर पानी को लेकर बचाव किया था और इन्होंने पुरानी टंकी को फिर से चालू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ की लटकन वास्तव में इसकी जड़ें होती हैं जो टहनियों से निकलती हैं और बाद में यह बढ़कर जमीन के अंदर चली जाती हैं, जो मजबूत पेड़ को सहारा देखी देती हैं। आपने देखा होगा बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल पेड़ होता है, बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला पेड़ होता है, और इसकी लटकन जो होती है, इसमें आपने देखा होगा रस्सियां ऐसी तनों से लटकती हैं। ये इसकी जड़ें होती हैं जो कि इसे सपोर्ट देती हैं। जब ये जड़ें बड़ी हो जाती हैं, जमीन तक मिल जाती हैं, तो जमीन में मिलकर के ये पेड़ की टहनियों को सपोर्ट करती हैं, ताकि कोई भी वजन एक जगह पर ना बना रहे। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पेड़ है जिस पर पत्तियां बहुत ही कम होती हैं और जड़ें जमीन के अंदर पानी तक लंबी होती हैं, जिससे पानी जो होता है वो पेड़ के तने में जमा हो जाता है, और जब इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये क्या है, रेगिस्तानी ओक होता है आपका। और ये कहाँ पर पाया जाता है, इसे ऑस्ट्रेलियाई ओक के नाम से भी जाना जाता है। ओक ट्री का नाम आ जाए तो निश्चित मानिए बात हम किसकी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। और इसके तने में पानी एकत्रित हो जाता है। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस पेड़ के तने में पानी एकत्रित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम में मनाया जाने वाला चावल की नई फसल आने पर 2 दिन का पर्व होता है, जिसमें पहले दिन उरुका कहते हैं, जिसमें अस्थाई शेड यानी कि छप्पर बनाया जाता है और जिसे भेला घर कहते हैं, और दूसरे दिन बोरा कहते हैं, जो कि चावलों की एक नई किस्म है। और भेला घर में सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है और पके हुए चावलों को चेवा कहा जाता है। केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है। औरतें पाट मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। ये आपका बिहू एक नृत्य भी होता है असम में, जो इस त्योहार पर, इस पर्व पर किया जाने वाला एक स्पेशल नृत्य होता है। मेन चीज आपको याद रखनी है, बिहू का नाम आएगा तो आपको क्या याद रखना है, असम याद रखना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना पढ़ा है उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और मोबाइल ऐप पर जुड़े रहिए। पूरे 50 क्वेश्चंस आज आपको कंप्लीट करते हैं हम लोग। अगला, गुरुद्वारा में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। अरदास के बाद उड़द और चने की मिश्रित दाल, आलू गोभी की सब्जी, हलवा और तंदूरी रोटी खिलाया जाता है। ये लंगर के रूप में सभी लोगों को निःशुल्क में एक गुरुद्वारे के द्वारा सेवा चलाई जाती है। ये बहुत ही पुण्य का काम गुरुद्वारे के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा लगभग सभी गुरुद्वारों में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अगला, पोचमपल्ली, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में प्रचलित कपड़ों पर की जाने वाली कारीगरी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार कुल्लू की शॉल, असम का सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई भी प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली कहाँ का, ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कपड़ों में की जाने वाली एक प्रसिद्ध कारीगरी एक कढ़ाई है। अगला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं फिर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। है आपका, मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई यानी कि चाचा को चिटप्पन कहा जाता है, चाची को कुंजमा कहा जाता है। ऊपर हमने आपको वलियम्मा और अम्मू माँ बताया था, यहाँ पर आपको बता रहे हैं हम लोग चिटप्पन और कुंजमा। अगला क्वेश्चन, आबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका
का है जहां पेट्रोल पानी से सस्ता है और एकमात्र खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। आज के ये 52 क्वेश्चंस कंप्लीट हो 31 जनवरी तक जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी 100 प्लस की सीटेट की तैयारी करा दी जाएगी। तो आप लोग डेली क्लासेस को देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आपको लगातार सुपर टेट की क्लास दे रहे हैं, शाम को 6:30 पर हमारी लाइव क्लास चलती है, उससे सभी लोग जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।